So hi guys, finally आपका पेपर नंबर 1 इज़ ओवर एंड इट्स टाइम फॉर पेपर नंबर 2 डैट इज़ लॉ। एंड आई होप कि आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, आप पार गए होंगे पेपर। कमेंट करो कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा एक्सपीरियंस था, पेपर का लेवल क्या था। तो डू कमेंट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल 1.5 डे स्ट्रेटजी ऑफ लॉ। जो आज का दिन एंड जो कल का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा लॉ के लिए, बिकॉज आपने 6 महीना 4 महीना क्या पढ़ाई किया, इट्स अनदर मैटर। एंड 1.5 डेज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, ये बहुत मैटर करेगा कि आपका लॉ का पेपर कैसा जाएगा। तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, बेस्ट से बेस्ट टाइम कैसे यूटिलाइज़ करना है, मैं वो बताऊंगी। तो वॉच द वीडियो टिल दी एंड विदाउट स्किपिंग एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। एंड मैं एक बात बताती हूँ, एग्ज़ाम कैसा भी गया हो जस्ट फॉरगेट, जो भी हो गया। अब जो आने वाला पेपर है आपको उस पर ध्यान देना। ओके, लॉ का एग्ज़ाम हो सकता है बहुत बच्चे का अच्छा गया, बहुत बच्चे का अच्छा नहीं गया होगा। तो जो जैसा भी गया हो उसको भूल जाओ एंड नेक्स्ट पेपर पे ध्यान दो। ओके देना है। सो आज आप जब भी एग्ज़ाम दे के आओ, अब फ्रेश हो जाओ, थोड़ा रेस्ट लो एंड फ्रॉम 7 PM स्टार्ट स्टडी लॉ। एंड आज का दिन आप एकदम मत ऐसे जान देना कि आज एग्ज़ाम दे के आए, बहुत थक गए, कल से पढ़ाई करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करते हो आज का टाइम बीत जाए, कल आपको बहुत रिग्रेट होगा, बहुत गिल्ट फील होगा कि काश कल पढ़ाई कर लिए होते। क्योंकि आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आज के पास 4, 5, 6 घंटे हैं, इसको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हो तो कल का डे थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल होगा कि हाँ आज आपने इतना कवर कर लिया, बस अब आपको इतना ही कवर करना है। तो आज के दिन को आपको वेस्ट नहीं करना है। आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 16 मार्क्स का है एंड कंपनीज एक्ट जो 13 मार्क्स का है, उसको आपको आज कंप्लीट कर लेना है। चाहे वो 11 बजे हो या 12 बजे हो, टाइम को मत देखो। आज बस ये टारगेट रखो कि आज आपको ये 2 एक्ट कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। ओके, जैसे आपका ये एक्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट डे आप सुबह 4 बजे 5 बजे थोड़ा जल्दी उठना है, क्योंकि ये 1 से 2 दिन का बात है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है आप आराम से सो सकते हो। ओके, तो आज के दिन फिर नेक्स्ट डे आपको थोड़ा जल्दी उठना है, 4 बजे 5 बजे उठ जाओ। उसके बाद फिर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करो। पार्टनरशिप एक्ट आप पहले ख़त्म करो, देन आप या तो LLP एक्ट अगर आप करके जा रहे हो तो कर लेना, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, मिनिमम 1 आवर लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो आप LLP एक्ट कंप्लीट कर लो। ओके, तो अभी तक आप टोटल 4 एक्ट कंप्लीट कर लियो। अब से बचा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत सारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्किप करने का सोच रहे होंगे, तो आप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आज के दिन पढ़ के आप कोई कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, अगर आप स्किप करो तो स्किप कर सकते हो। अगर जो बच्चे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो अब आपको पार्टनरशिप LLP एक्ट कंप्लीट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करना है। ट्राई टू कंप्लीट होल लॉ विथ इन 12 बजे से 1-1:30 बजे तक कंप्लीट कर लो आप। ओके, फिर जो टाइम बचता है 2 बजे से लेके या 3 बजे से लेके आप BCR स्टार्ट करो, जो इंग्लिश है आपका, वो कंप्लीट कर लो। 3 से 4 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। पहले आप कम्युनिकेशन चैप्टर उसको कंप्लीट करना, देन जितने भी फॉर्मेट्स है सारे फॉर्मेट्स को एक बार देख लेना। ओके, सारे फॉर्मेट्स ज़रूर, जैसे लेटर का, मेल का, एजेंडा, मीटिंग, वो सबको जो फॉर्मेट्स होता है वो फॉर्मेट्स उस रूम में जा, जो फॉर्मेट्स तो उसको एक बार ज़रूर देख के जाना। अन कम्युनिकेशन चैप्टर को ज़रूर देख के जाना, उसमें से 6 मार्क्स का आता है, इसलिए कम्युनिकेशन चैप्टर को अच्छे से देख लेना। तो आज के दिन आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट टोटल मिला के 29 मार्क्स का आज रात को आपको प्रिपरेशन कर लेना है, 7 बजे से स्टार्ट कर लेना। ओके, नेक्स्ट डे आपको सुबह मॉर्निंग में पार्टनरशिप स्टार्ट करना है, देन LLP करना है, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है, उसके बाद आप BCR को स्टार्ट करना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा कि क्या जो आपका इस जून 23 का पेपर, अकाउंट्स का पेपर मॉड्यूल से था कि नहीं, मैं वो क्रॉस चेक करके नेक्स्ट डे मीन्स कल मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आप एक बार देख लेना कि कितने मार्क्स का मॉड्यूल से आया था या कितने मार्क्स का नहीं आया था। ओके, to tell about important section of contract act and partnership like sales of goods act, companies and LLP का बताऊंगी। तो so this video is going to be very important. Watch the video till the end
without skipping a single minute. Okay, there are total 3 units in partnership, and at rating a partnership I will tell about contract act. So watch the video till the end. Okay, in partnership there are total 3 units. Most important unit is unit number 3, and then 2, and then 1. Okay, so first I will tell unit number 3 as it is very important. Okay, so unit 3 most important section, that is section number 39 to section 47, dissolution of firm. Okay, and dissolution of firm versus dissolution of partnership, that difference you must do it. Okay, then dissolution without the order of the court or voluntary dissolution, it is very important. Do all that headings that given in this. Okay, and then dissolution by the court, that is section number 44, and consequences of non-registration, section 69, application of registration. Okay, these all are very important in unit number 3. Trust me, एक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, like what are the consequences of non-registration, what are the dissolution without order of court. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. इसमें जितने भी हेडिंग्स दिए हुए हैं, अगर आप सारे हेडिंग्स को प्रॉपर वे में लर्न कर लेते हो, ओके, एंड उसके अंदर का जो थोड़ा बहुत डिफाइन किया हुआ है वो आप अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट जो हेडिंग्स है उसको अपने हिसाब से मत लिख लेना एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर के पास एक आंसर सीट होता है ना, वो जस्ट क्रॉस चेक करता है कि आपने वो वो हेडिंग्स लिखे हैं कि नहीं लिखे, एंड आप अपने लैंग्वेज में कुछ लिख दोगे तो अगर वो मैच नहीं होगा तो ऐसे मतलब एग्जामिनर के जो चेक करते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो समझे आपके फीलिंग को समझे. वहाँ पे फीलिंग का कोई काम नहीं होता. अगर वो जो आंसर चाहिए उनको अगर आपके आंसर शीट में नहीं मिला तो काट देगा, भले आपको आता हो और आप नहीं लिख पाओगे. तो इसलिए वो जो हेडिंग से एटलीस्ट उनको लर्न करके जाओ, उसके अंदर का जो वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हो, टोटली चेंज मत कर देना. ओके, तो यूनिट 3 में दैट्स ऑल, इतना कर लोगे. यूनिट 3 बहुत हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 2. तो यूनिट 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर 16, दैट इज पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स. ओके, then section number 29, right of transferee of a partner's interest. Okay, then minors admitted to the benefits of partnership, बहुत इंपॉर्टेंट है. माइनर से रिलेटेड चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या पार्टनरशिप एक्ट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मत छोड़ना, कहीं ना कहीं से घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा. ओके, देन ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 30 जो है. ओके, देन राइट लाइबिलिटी और जो आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी जो माइनर्स का है उसको ज़रूर कर लेना. देन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनरशिप कमिंग इन एंड गोइंग आउट. ओके, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज सेक्शन जो 31 to 35 है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपल्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक राइट है कि नहीं पार्टनर का किसी पार्टनर को पार्टनरशिप से निकालने का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केस स्टडी भी आ जाता है. ठीक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना. Then let's talk about unit number 1, that is definition. They will do definition, elements of partnership and true test, mutual agency, most important. It's very good for case study actually. तो इसके लिए केस स्टडी इसके बेस पे प्रिपेयर करके जाना. काइंड ऑफ पार्टनरशिप, डोंट इग्नोर इट. आप सोचोगे तो बहुत छोटा इससे थोड़ी आ सकता है, आ जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चंस क्या तोड़ के देता है. ऐसा नहीं डायरेक्ट 6 मार्क्स का जैसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है. वो 2 मार्क्स +3 +1 ऐसे करके दे देता है. तो ये सब क्या 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा होता है. तो इसके लिए आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना. देन डू पार्टनरशिप डिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स के लिए तो ये पूछ लेता है ICI. तो पार्टनरशिप में एटलीस्ट आपको इतना तो करके ही जाना है. ओके, इट्स टाइम फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बहुत ही डरावना है. लॉ में सबसे ज़्यादा डर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लगता था मुझे, एंड आई होप आपको भी लगता हो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ऐसा कुछ बड़ा नहीं है. आप अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक अलग वे से पढ़ते हो, जैसे कि इसमें फर्स्ट मेरा तरीका क्या होता था पढ़ने का,
फर्स्ट आई कंप्लीट दैट स्मॉल यूनिट्स, दैट इज़ यूनिट नंबर 2, 5, 6 पहले मैं इसको कंप्लीट करती थी। आई नो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि लाइक रिलेट करके पढ़ना चाहिए, जैसे कि यूनिट 1 यूनिट 2 से रिलेट कर दो, पहले यूनिट 1 कंप्लीट करो देन यूनिट 2। ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि लॉ में कहीं ना कहीं आपको लर्न करना पड़ता है। ओके, एंड यू हैव टू लर्न, देन आप जाके एग्जाम में लिख पाओगे। आप सोचोगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से लिख लोगे एग्जाम में, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो सबसे पहले आपको यूनिट 2 कंप्लीट कर लेना है, एंड यूनिट 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। ओके, देन लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन का डेफिनेशन ज़रूर से करना। डेफिनेशन आप कोई भी प्रोविजन लिखोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा 1-2 लाइन डेफिनेशन लिख देते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, देन जितने भी उसमें एग्जाम्पल्स दिए, डू ऑल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आर द लाइक बेस ऑफ दैट केस स्टडी। ओके, डू ऑल दैट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट है सूट बाय थर्ड पार्टी, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, सो यूनिट 2 में बस आपको इतना ही करना है, एटलीस्ट बस नहीं, पूरा यूनिट ही ये। यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी कॉन्सेप्ट मिस मत करना। ओके, नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, व्हाट आर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसमें 2 दिया हुआ कर लेना, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर डैमेजेस, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन। यूनिट 5 में इतना आप कर लेना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सूट फॉर डैमेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, वो केस स्टडीज़ में ज़रूर आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना। ओके, नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डू डेफिनेशन, एसेंशियल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स रिलेटेड टू एनफोर्समेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू ऑल दैट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए है, इसमें जितने भी जितने भी हेडिंग्स दिए सारे करके जाना, इसको एक्चुअली लर्न कर लेना आप। ओके, देन जितने भी सब हेड्स दिए सबको लर्न करके जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। देन डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट एंड वेजरिंग, डोंट इग्नोर एनी डिफरेंस। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, कोई भी डिफरेंस को इग्नोर मत करना, डू ऑल डिफरेंस। देन quasi contract and cases deemed as quasi contract, do all example। ओके, ये केस स्टडी के लिए बेस्ट है। तो quasi contract करना है आपको, एंड जो कौन से केसेस है जिनको quasi contract के ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट, सारे कर लेना, केस स्टडीज से आते हैं। ओके, देन आपको करना है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो, जितने भी दिए हुए हैं ना सब कर लेना। रेक्टिफिकेशन हो सकता है कि नहीं, माइनर्स कैन बेनिफिशियरी, वो जितने भी ये सब कर लेना, माइनर से रिलेटेड कुछ मत छोड़ना। ओके, देन लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, माइनर से रिलेटेड है ये। देन पर्सन साउंड माइंड, जो सेक्शन 14 है, फ्री कंसेंट ज़रूर करना। एक्चुअली इलस्ट्रेशन को यूनिट नंबर 3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन होल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली। एलिमेंट फॉर फ्री कंसेंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉर फ्री कंसेंट, देन कोअर्जन सेक्शन 15, डू ऑल एग्जाम्पल फॉर केस स्टडी, एंड देन इन अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एंड डू ऑल एग्जाम्पल। यूनिट नंबर 3 के आपको यू हैव टू डू ऑल एग्जाम्पल ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन एक्चुअली। ओके, देन फ्रॉड, mere silence is not fraud when silence is fraud, and silence equivalent to speech, misrepresentation versus जो उसमें डिफरेंस दिया वो करना। देन मिस्टेक, legality of objects and consideration, do all example for case studies especially. Agreement is resistant trade, that is section 27, 26, 28, ये सब ज़रूर करना for case study. Wagering agreement, then transaction similar to wager. In unit 3 you have to do all this. unit 3 थोड़ा बड़ा है तो unit 3 को थोड़ा टाइम देना and do, इसमें कुछ भी स्किप मत करना. डू ऑल एग्जाम्पल फॉर केस स्टडी, डू ऑल सेक्शन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 4.
यूनिट 4 में आपको सेक्शन 37 करना है, सेक्शन 40, 41, 42, 43, मोस्ट इंपॉर्टेंट 43 इसको हाईलाइट कर लो आप। बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म्ड, जो सब हेड्स थी वे डू ऑल सब हेड्स। ओके, नाउ सेक्शन 56 सुपरवीलिंग इम्पॉसिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 62 कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, जितने भी टर्म्स सारे कर लेना आप। फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आपको यूनिट 4 में इतना कर लेना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 1। यूनिट 1 आपको एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डू ऑल द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डोंट मिस एनी वन, एंड डेफिनेशन लाइक प्रपोजल का, ऑफर का, व्हाट आर देयर एसेंशियल, सबका तो डेफिनेशन एंड एसेंशियल दिया हुआ है, तो सबका करना, लाइक आपको ऑफर का, प्रपोजल का, सबका करना है आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ छोड़ने लायक है नहीं, बट मैंने जितने भी बोले डू एटलीस्ट डैट मच एंड आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो यूनिट 1 मैं बता दूं, पहले सब बता दे जाऊँगी कौन सा सेक्शन से केस स्टडी पूछने का ज़्यादा चांस रहता है एंड किससे बहुत बार आ चुका है। एंड एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, पास या पेपर्स को एनालाइज करके बता रही हूँ, आप इतना एटलीस्ट तो करके जाना, एंड इससे ज़्यादा आप एक बार सबको देख ज़रूर लेना, बट इतना आपका लाइक प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 सबसे स्टार्टिंग का इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन, लाइक सेल्स का डेफिनेशन, एग्रीमेंट टू सेल, जितने भी डेफिनेशन है वो कर लेना। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, इसका एग्जाम्पल ज़रूर करके जाना। बहुत बार क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल पूछ लेगा, देन एग्जाम्पल दे देगा, देन पूछेगा कि ये कौन सा गुड्स है। ओके, तो एग्जाम्पल ज़रूर करके जाना। देन डिलीवरी, उसमें जो एक्चुअल एंड जितने भी डिलीवरी दिए हुए हैं वो 3 टाइप की डिलीवरी आप करके जाना। देन है एलिमेंट मस्ट को एग्जिट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जितने भी एलिमेंट्स है वो। ओके, देन डिफरेंस को एकदम इग्नोर मत करना कि यह बहुत बड़ा है, ज़रूरी थोड़ी आएगा, बहुत बार आ चुका है, आप एक बार जाकर चेक कर लो, पास या पेपर बहुत बार, लाइक डायरेक्ट अग्रीमेंट टू सेल या सेल बेलमेंट, ये सब का डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, तो वो ज़रूर कर लेना आप। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 7, सेक्शन 8 केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ वीडियो को देखो या सुनो मत, टेक अ पेन और कॉपी, उसको नोट डाउन करो या फिर मॉड्यूल निकाल के उसको टिक मार्क कर लो। मैं जहाँ पे बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आता तो आप वहाँ पे लिख लो केस स्टडी, उसको हाईलाइट कर लो। सिर्फ सुनोगे तो माइंड से निकल जाएगा बाद में, फिर जब आप पढ़ोगे तो आपको याद नहीं आएगा, इसलिए आप अभी से या तो लिख लो या मॉड्यूल में टिक मार्क कर लो। ओके, तो जो सेक्शन 7, सेक्शन 8 ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुड्स फ्रेजिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इससे केस स्टडी आता है। ओके, नाउ यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसमें जो कंडीशन एंड वारंटी का डेफिनेशन, कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है एंड कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है। देन व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट बहुत बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट है इम्प्लाइड कंडीशन, एंड उसमें जितने भी छोटे छोटे सब हेड्स दिए हुए हैं सबको अच्छे से करके जाना। जितने भी सबके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल करके जाना। बहुत बार वो एग्जाम्पल को बेस बना के ICAI उसको केस स्टडी में फॉर्म कर देता है। ओके, एंड जो इम्प्लाइड वारंटी, कैविएट एम्प्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एकदम हाईलाइट 3 स्टार कर दो। ओके, यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी, जितने भी एग्जाम्पल्स है ईच एंड एवरी एग्जाम्पल को करके जाना। एंड आप बोलोगे कि यूनिट 2 में तो आपने सारा बता ही दिया, तो यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ईच एंड एवरी सेक्शन, सब सेक्शन, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट है छोटा सा। अगर आप थोड़ा सा 1-2 बार रिटन प्रैक्टिस करते हो तो आपको कंट्रोल में हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 3। स्टार्टिंग के यूनिट 3 के स्टार्टिंग में जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं उसका आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना, लाइक आपको आना चाहिए अगर एग्ज़ाम में आ गया तो, क्योंकि वो कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, बट थोड़ा बहुत वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखोगे तो डायरेक्टली वो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है एग्ज़ाम में। ओके, तो इसको अच्छे से कर लेना आप। देन है सेल और रिटर्न बेस जो है वो कर लेना, ये केस स्टडी के लिए बहुत, उस पर देखना आई थिंक 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सबको अच्छे से करके जाना। वो एग्जाम्पल को केस स्टडी बना के ICAI पूछता है। ओके,
देन है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है रिस्क प्राइमा फेसी पास विथ, जो है ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सेक्शन नंबर 25-26 है ये वाला। ओके, देन सेक्शन 26 है वो केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देन है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय द नॉन ओनर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जितने भी सब हेड्स आप वो कर लेना एंड एग्जाम्पल ज़रूर देख के जाना। ओके ना, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 का। ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अनपेड सेलर का जो डेफिनेशन है, राइट ऑफ अनपेड सेलर, फिर जो सेलर्स का लियन, राइट ऑफ स्टॉपिंग गुड्स इन ट्रांजिट एंड एक्सरसाइज ऑफ सेलर्स लियन जो है एंड टर्मिनेशन ऑफ लियन, ये सब ज़रूर करके जाना। उसमें कुछ भी स्किप मत करना आप यूनिट 4 में। ये स्टार्टिंग का जो अनपेड सेलर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए, जितने भी सेक्शन दिए, एकदम स्किप मत करना। अनपेड सेलर बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ओके, देन है देन जितने भी डिफरेंस दिए सबको एक बार ज़रूर देख लेना। देन है राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर एंड जो राइट ऑफ बायर अगेंस्ट अनपेड सेलर, ये जो राइट है ना, इसको ज़रूर करके जाना। इससे केस स्टडी भी आ जाता है एंड कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। ओके, तो इसको एकदम अच्छे से करके जाना। देन रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑक्शन का जो दिया हुआ, जितने भी सब हेड्स दिए हुए उसको ज़रूर कर लेना। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है, तो ये छोटा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। एंड आप इतना तो एटलीस्ट करके ही जाना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा होगा, बट एटलीस्ट इतना तो करके जाना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट। नाउ कंपनीज एक्ट के लिए जस्ट नोट डाउन जो मैं बोल रही हूँ। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, डोरमेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, प्राइवेट पब्लिक स्मॉल कंपनी कर लेना एंड उसको अच्छे से करना एज अ लाइक केस स्टडी, उसको प्रैक्टिस करना। ओके, क्योंकि इससे केस स्टडी आता है, कुछ 1-2 लाइक इन लोगों का टर्नओवर बता देगा एंड बोलेगा ये स्मॉल कंपनी है या नहीं, ये प्राइवेट कंपनी है या नहीं, तो आप इसको केस स्टडी के बेस से प्रिपेयर करना। ओके, देन है OPC 1% कंपनी, देन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी जो है वो कर लेना। कॉर्पोरेट विल जो सैलोमन वर्सेस सैलोमन वाला है, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। देन है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये देखना कंपनीज के स्टार्टिंग, कंपनी चैप्टर का जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन दिया है वो है। ओके, देन जितने भी इसमें डेफिनेशन दिए हुए ना वो एक बार देख लेना। लाइक देन फिर है फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी, एंड देन एक एसोसिएट कंपनी, वो देख लेना। कंपनीज चैप्टर में ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट हैं। कंपनी चैप्टर से मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, एक केस स्टडी भी आता है बट डायरेक्ट ज़्यादा ही आता है। लाइक व्हाट आर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एंड आप जैसे इंडोर मैनेजमेंट करोगे तो उससे रेफरेंस केस स्टडी ज़रूर कर लेना। जैसे कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कर रहे हो, ओके, उसका जो सब हेड्स आप वो कर रहे हो, उसमें देखना केस स्टडी का रेफरेंस दिया रहता है, तो उसको आप ज़रूर लिखना। इससे क्या होता है, आप एग्ज़ाम हॉल में अगर लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लाइक इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप सही लिखना तो सही लिखना, ऐसा नहीं कर याद नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत याद है फिर भी एग्जाम में लिख दे रहे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। गलत लिखोगे तो बुरा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, इसलिए आपको अगर लर्न हो तो ही लिखना एग्जाम में, अदरवाइज मत लिखना। ओके, नाउ तो कंपनीज एक्ट में इतना ही, एंड इतना तो मिनिमम आपको करके जाना है, आई मीन टू से डैट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट LLP। LLP बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप चाहो तो इसमें जितने दिए आप सब करके जाओ, कुछ मत छोड़ो, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स है जो आपको करके ही जाना है, एंड दैट इज़ LLP का डेफिनेशन। आप पास से पेपर उठा के देखो, बहुत बार ICAI 5 मार्क्स का सिर्फ LLP का डेफिनेशन पूछ लिया है। ओके, देन डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन एडवांटेज ऑफ LLP, रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयर इन सेक्शन नंबर 13 है। ओके,
देन सेक्शन 15, 16 एंड बहुत सिंपल है, उसमें जितने सब हेड्स 3 आई थिंक दिए वो कर लेना आप। देन चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP सेक्शन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट। देन स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट LLP एंड देन कन्वर्जन इनटू LLP, लाइक वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक या स्मॉल में हो सकता है कि नहीं, वो दिया हुआ है तो वो ज़रूर करके जाना। एंड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइंडिंग अप सेक्शन नंबर 63, ओके, तो ये ज़रूर करके जाना। 63 एंड सेक्शन 64 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। तो गाइस जितने मैंने LLP कंपनी एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बता दिया है, मिनिमम आपको इतना करके जाना। अब इससे ज़्यादा कर सकते हो बट मिनिमम इतना करके जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ। लाइक ये नहीं कि आपको बस इसी पे स्टक रहना, मिनिमम इतना करके जाना है, बाकी इससे ज़्यादा आप कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। एंड आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।